नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपनी अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू ले चलते हुए कहां पहुंच गए हैं। 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के पहले मैंने बताया था कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां थी जो रिकमेंडेशन देती है, अपनी सिफारिशें देती हैं। उसी में मैंने कल बात की बलवंत राय मेहता समिति। देखो, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट सूचना ये बतानी है कि थोड़ा सा प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपका कंटिन्यूटी चाहिए। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को खूब सारा शेयर करा करें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही हमें निरंतर प्रयास करता है दिन और प्रतिदिन अच्छे कार्य करने को, और अच्छे मेहनत से और अच्छे टॉपिक लाने को, और अच्छे मेहनत से समझाने की कोशिश करते हैं। निरंतर मेरा यही प्रयास रहता है कि जितना अच्छा आपको कंटेंट दिया जाए कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, जो आज आपको एक जगह पे सब कुछ कंटेंट। 73वां संविधान संशोधन आपको बहुत जगह पढ़ लिया होगा, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा। लेकिन उन्होंने बता दिया कि जेबी समिति आई, थुंगन समिति आई, ठीक है, और अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब किससे, पंचायती व्यवस्था थे, और गांधी जी की कई सारी बातें आपको बता दी होंगी। लेकिन जितना विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं, अगर इतना विस्तार से कोई और पढ़ाता हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे भी देखना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, देखो हर बच्चे को तो नहीं अच्छा लग सकता, मुझे भी पता है कि उनको लॉलीपॉप चाहिए, लेकिन हम लॉलीपॉप नहीं देंगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी के साथ नहीं खेलना। थोड़ा पढ़ाएंगे, समय के साथ लगेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। एक बार सीखो, आसानी से एग्जाम निकलेगा। ट्रिक मैंने कभी बताई नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है कितनी ट्रिक याद करोगे, लेकिन अगर उतने ही टाइम में तुम अच्छे से सीख लोगे, जितना ट्रिक याद करने में, उतना अगर अच्छे से सीख लोगे, कई सारे क्वेश्चन होंगे। ट्रिक से तुम्हारा सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन अगर उस टॉपिक को तुम अच्छे से पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ट्रिक रुक के चक्कर में ना पढ़ो, ज्ञानी बनो, ठीक है, आत्मनिर्भर बनो, ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। तो आज हम लोग बात करेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में, ठीक। अशोक मेहता समिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे एक एक करके, ठीक है, विस्तार से। देखो, अशोक मेहता समिति क्या है, 1977 में जब भारत में जनता दल की सरकार बनती है, यानी इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती है और उनके बाद उनकी सरकार गिरती है, ठीक, उसके बाद क्या होता है, जनता पार्टी, यानी जो भारत में जनता पार्टी थी, उसकी सरकार बनती है 1977 में, ठीक। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती, तो दिसंबर 1977 में ही जनता पार्टी क्या करती, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिशें की थी, उसमें कुछ कमियां थी, उनको सुधारने के लिए एक समिति बनाती, जिसका नाम क्या होता है, अशोक मेहता समिति। तो चलिए देखते हैं अशोक मेहता समिति क्या है। सीधी सी बात है, अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी, बलवंत राय जो मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, जो 1956 से 1958। अब 1956 में गठित होती, रिपोर्ट 1957 प्रस्तुत करती, 1958 में लागू होती सिफारिशें, ठीक है। तो ये ना पूछना कि एग्जामिनर कह दे कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित हुई, तो 56, रिपोर्ट की प्रस्तुति 57 और 58 में लागू हो रही। यह क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों का, इतना। बाकी बहुत से लोगों ने बताया बलवंत राय मेहता समिति 1957, और तुम लोग 1957 लगा के आते हो। सही भी है, कई मायनों में सही भी है, लेकिन अगर एग्जामिनर जब पूछे कि गठित कब हुई, तो 1956 में हुई, रिपोर्ट 1957 प्रस्तुत करती है, और लागू कब होती है उसकी सिफारिश से 1 अप्रैल 1958 से, ठीक है। और वहीं पे बताया था भारत का प्रथम राजस्थान का नागौर जिला जो था, क्या था, पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम राज्य था, ठीक है। कौन था, राजस्थान, और उसका जिला कौन था, नागौर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी, उसी में कुछ कमियां थी, उन्हीं को सुधारने के लिए क्या हुआ, अशोक मेहता समिति आई। कौन आई, अशोक मेहता समिति। कब आई, तो 1977 में। कब आई, तो दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति कब आई, दिसंबर 1970 में अशोक मेहता समिति। इतनी बात समझ में। तो अशोक मेहता जो समिति, ये कितने, 13 सदस्य थी, यानी 13 सदस्य थे, सदस्यीय समिति थी, ठीक है। और इसने 132 सिफारिशें प्रस्तुत की। कितने, 132 सिफारिशें प्रस्तुत की। लेकिन हम पूरी तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमें प्रमुख है वो जानेंगे, ठीक है। 132 सिफारिशें, ठीक है।
प्रस्तुत की। कितनी? 132 सिफारिशें प्रस्तुत की अशोक मेहता समिति ने, ठीक है, जिनमें से हम कुछ प्रमुख हैं उनके बारे में जानेंगे। पहली बात, सीधी सी बात है, ये 2 स्तरीय थी। बलवंत राय मेहता समिति, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय थी? 3 स्तरीय थी, ठीक है। उसके बाद जो अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय थी, लेकिन हम उनको एक एक क्रम में जानेंगे कि किस स्टेप से किस स्टेप में सिफारिशें थी, उनको समझेंगे, उसके बाद निष्कर्ष बताएंगे, फिर कंप्लीट होगा हमारा अशोक मेहता समिति। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अशोक मेहता समिति की जो महत्वपूर्ण कुछ सिफारिशें थी उनके बारे में देखते हैं। तो सीधी सी बात इन्होंने क्या बताया, 2 स्तरीय पद्धति को अपनाया जाए, यानी त्रिस्तरीय जो पद्धति थी उसको समाप्त करके 2 स्तरीय पद्धति को अपनाया जाए, ठीक है। तो पहले से हम 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं त्रिस्तरीय क्या था। त्रिस्तरीय में क्या था? ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई, उसके बाद क्या था? मंडल। मंडल मतलब ब्लॉक वाला, ठीक है, यानी जो पंचायत समिति थी, ठीक है, बताया था ना कल बताया था ना बलवंत वाले में, जो पंचायत समिति थी उसको मंडल, यानी मंडल मतलब ब्लॉक समझ लो, ठीक है, ब्लॉक समझ लो, ठीक है, वो थी। और उसके बाद क्या था? जिला परिषद, सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद, उसके बाद पंचायत, उसके बाद क्या था? ग्राम पंचायत, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यानी सबसे बड़ी क्या था? जिला परिषद, उसके बाद ब्लॉक था, उसके बाद क्या था? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय वो था ना, त्रिस्तरीय था। लेकिन इन्होंने क्या बताया? 2 स्तरीय पद्धति को अपनाया जाए। जिला परिषद जिला स्तर पर, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद को बनाया रखा जाए। नीचे मंडल पंचायत में, यानी जो मंडल पंचायत होगी उसमें 15,000 और उससे 20,000 जनसंख्या वाले गांव को समूह होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, जो मंडल पंचायत होगी, जो मंडल पंचायत होगी उसमें क्या होना चाहिए? 15,000 से 20,000 की जनसंख्या बना दी। यानी एक गांव की अधिकतम जनसंख्या कितनी होगी? 20,000। 20,000 अगर जनसंख्या है, या 15 से 20,000 जनसंख्या है, तो उसको एक गांव घोषित कर दिया जाएगा। और एक मंडल के अंदर कितने कर देंगे? 15 से 20, यानी 15 से 20 गांव को एक मंडल के अंदर रखेंगे। 15 से 20 गांव एक मंडल, यानी एक ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। एक ब्लॉक में 15 से 20, यानी इन्होंने सीधी सी बात क्या बताई? गांव वाली सिस्टम को हटाओ और जिला परिषद में, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद के लाओ, मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव समूह होने चाहिए, जिसमें एक पंचायत में, एक मंडल पंचायत में कितना होना चाहिए? एक मंडल पंचायत में 15 से 20 गांव को हम शामिल कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया 2 स्तरीय। तो जो अशोक मेहता समिति थी कैसी थी? 2 स्तरीय थी, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? राज्य स्तर से नीचे, यानी जो राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए, यानी जो राज्य स्तर से नीचे जब लोक निरीक्षण होगा, यानी लोगों का निरीक्षण हो, उस एरिया का निरीक्षण हो, विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, यानी कि जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए। जबकि बलवंत राय मेहता ने क्या बताया था कि जिला के नीचे क्या होना चाहिए? ब्लॉक, यानी दोनों लोग उसमें सलाह दे सकते, समन्वयकारी और कार्यकारी, बताया था ना बलवंत राय मेहता वाली जब समिति बता रहे थे। इसीलिए बता रहे थे कि वो जो मैं कहानी बता रहा था इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों में क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे, जब एग्जामिनर स्टेटमेंट देख के बनाएगा, तब बच्चे को कंफर्म होना चाहिए कि नहीं ये बलवंत राय मेहता की थी और ये अशोक मेहता की थी। जब एक एक चीजें तुम जानोगे, एक एक चीजें पढ़ोगे, तभी तो तुम स्टेटमेंट को एग्जिट कर पाओगे, ये सही है गलत, तभी तो कर पाओगे, तभी तो तुम्हारा एग्जाम आयोग क्वालिफाई कर पाओगे, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा, समझे। तो इन्होंने दूसरी बात क्या बताई अशोक मेहता समिति 1977 में कि राज्य स्तर से नीचे जब लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। क्या मतलब? जो यानी डिस्ट्रिक्ट है वही प्रथम बिंदु होना चाहिए। और इन्होंने तीसरी बात बताई, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, यानी जो जिला परिषद है कार्यकारी निकाय होना चाहिए। जबकि बलवंत राय मेहता में क्या बताया था कि जो ब्लॉक हो वो कार्यकारी निकाय हो, लेकिन इन्होंने इसका बताया कि जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। यानी जब कोई राज्य में योजना या विकास की कोई बात हो तो राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। ये इनकी 2-3 प्रमुख बातें थी। कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको हम आगे देखते हैं। सिफारिश है तो उन्हीं क्रम में अगली देखते हैं। अगली सिफारिश इन्होंने क्या बताया? पंचायती राज चुनाव में, यानी जो पंचायती राज चुनाव होंगे उनमें सभी पार्टियों की अधिकारी भागीदारी हो, यानी जो जितनी राजनीतिक पार्टी होंगी, सभी पार्टियों मतलब राजनीतिक पार्टी, ठीक है, राजनीतिक पार्टी, ठीक है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी होंगी उनकी अधिकारी भागीदारी हो। यानी जो पंचायती राज इलेक्शन होंगे, जब पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो इलेक्शन होंगे उनमें सभी राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ठीक है। उसके साथ 5वीं बात क्या बताई? अपने आर्थिक स्रोत के लिए
पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, यानी जो अपनी आर्थिक होती है, आर्थिक स्रोत के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको अपने आर्थिक स्रोत के लिए कराधान का मतलब समझ रहे हो ना, कर यानी टैक्स वसूलने के लिए अपनी अनिवार्य शक्ति हो, यानी कि वो मेला में टैक्स लगा सके। जो मेला होते बड़े बड़े मेला देखा होगा तो उनमें टैक्स लगा सके, इन सब के लिए अनिवार्य शक्ति दी जाए, यानी अपने आर्थिक स्रोत को बनाए रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति को दी जाए। यह बात इन्होंने बताई। पांचवी बात, जो मुख्य सिफारिशें वही बता रहे हैं, 132 जो सिफारिशें दी थी उनमें से हम सिर्फ प्रमुख सिफारिशों के बारे में ही बात करेंगे, उनमें से एक ये प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा, जिला स्तर के अभिकरणों और एवं विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, यानी जो संस्था जो कमेटी बनाई जाएगी उसका नियमित रूप से सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए। यानी लेखा परीक्षण इसलिए होना चाहिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवंटित राशि, यानी जितनी भी राशि दी जा रही है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं, यानी उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। सीधी सी बात है, कही गई कि जिला स्तर के जो अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित यानी वो जो कमेटी बनाई जाएगी उसका नियमित लेखा परीक्षण होना चाहिए। वो जो कमेटी बनाई जा रही है उसका नियमित लेखा परीक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि यह ज्ञात हो सके कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधार के लिए सरकार द्वारा राशि दी जा रही है, जो धन दिया जा रहा है, जो मूल्य दिया जा रहा है, वो सही समय से सही तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहा है अथवा नहीं। यह इसकी मुख्य सिफारिशें थी, ठीक है। तो कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये कुछ और महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं उनको देखते हैं, अगले इसी क्रम में देखते हैं। तो 7वीं जो महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी, सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो भी राज्य सरकार है, यानी जिस स्टेट में, मान लो हम उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसकी, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो यानी कि जो यहाँ की राज्य पंचायत है, यहाँ की जो पंचायती राज संस्था है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, यानी उस पर अपना अधिकार नहीं लागू करना चाहिए सरकार को। अगर मान लो कि आवश्यक अधिक्रमण किया जा रहा, अधिक्रमण मतलब अधिकार किया जा रहा आवश्यक कुछ समय के लिए, कि वहां पे व्यवस्था सही नहीं, या वहां का जो प्रधान है, ये जो भी संस्था है वो भ्रष्टाचारित है, उसके लिए अगर वो पकड़ी जा रही तो 6 माह तक ही हो, सिर्फ और सिर्फ 6 माह, उसके बाद 6 माह के अंदर ही पुनः इलेक्शन करा लिया जाए, 6 माह के बाद चुनाव इलेक्शन करा लिया जाए, ठीक है, 6 माह में चुनाव हो जाए। यानी सीधी सी बात है, सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण ना हो, अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आवश्यक अधिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं, अधिक्रमण का मतलब क्या है? अतिक्रमण का मतलब है कि वहां पे कब्जा कर लिया गया, लेकिन अधिक्रमण का मतलब सिर्फ शासन किया जा रहा है कुछ समय के लिए, ठीक है, 6 माह से चुनाव हो। और अधिक्रमण पर यानी अधिक्रमण जब कर रहा है तो 6 माह में चुनाव हो, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या, न्याय पंचायत को, यानी जो न्याय पंचायत मतलब जुडिशरी सिस्टम, जो न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। यानी जो राज्य सरकार है उसको कार्य क्या होना चाहिए कि जो राज्य पंचायत व्यवस्था है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये पंचायती राज संस्था है, उसमें जो न्याय पंचायत है उसको विकास पंचायत से अलग किया जाए, यानी दोनों को अलग करना। क्या, न्याय पंचायत एक अलग बॉडी बना दी जाए और विकास पंचायत एक अलग बॉडी बना दी जाए, यानी 2 हाथ हैं और दोनों को अलग कर दिया जाए, ठीक है। न्याय पंचायत अलग तरफ, यानी कोई विवाद है तो न्याय पंचायत अलग है, और विकास का जो कार्य है अलग, ताकि अच्छी तरीके से विकास होगा, न्याय भी जल्दी और सुनिश्चित अच्छा ही होगा, ठीक है, किया जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा सभापति
नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी जो एक योग्य न्यायाधीश हो, एक न्यायाधीश हो जो योग्य हो, उसी के द्वारा सभापति यानी उसका अध्यक्ष यानी उसका प्रमुख किया जाना चाहिए, उसका नियुक्त किया जाना। ठीक है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव आयुक्त के परामर्श से, सभी को पता है कि जो चुनाव इलेक्शन कमीशन होता है, चाहे राज्य का हो या सेंट्रल का हो, वो उसमें एक मुख्य होता है, उसके कुछ सदस्य होते हैं। उसी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए, जो ये चीज लागू है, यानी ये वर्तमान में यही व्यवस्था के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था के इलेक्शन होते हैं। बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। तो अगला क्या देखते हैं? अगला देखते हैं तो अगली जो बात कही, विकास कार्य तथा सभी विकास कर्मचारी जिला परिषद के नियंत्रण में होने चाहिए, यानी जो जितने भी विकास कार्य हैं तथा उनके विकास कर्मचारी जितने हैं वो उन पर नियंत्रण कौन होना चाहिए? जिला परिषद का नियंत्रण होना चाहिए। सीधी सी बात कही गई, जितना भी विकास कार्य होगा, ठीक है, तथा विकास कर्मचारी जो होंगे जितने, उसका नियंत्रण किस पर होगा? जिला परिषद पर, यानी सबसे बड़ी इकाई पर होगा। उस पर नियंत्रण कौन करे? जिला परिषद करेगी। इतनी बात समझ में? बोलो हाँ। अगर इतनी बात समझ में तो आगे देखो, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समर्थन में लोगों को प्रेरित यानी प्रोत्साहन देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका होनी चाहिए। स्वैच्छिक मतलब जो आजाद संगठन होते हैं, जो प्रमुख कुछ हर क्षेत्र पे छोटे छोटे संगठन होते हैं जो स्वैच्छिक होते हैं, आजाद होते हैं, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए? उनकी भूमिका होनी चाहिए, यानी वो प्रेरित करें लोगों को। नहीं, पंचायती राज व्यवस्था जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें लोगों को डायरेक्टली विकास होता है, इसमें लोगों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता, सब कुछ, स्वास्थ्य मिलकर सुविधा, सब कुछ, यानी प्रेरित करें उनको। ठीक है, तो यानी पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका हो। ठीक है, जैसे कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम लोगों की स्वैच्छिक भूमिका होनी चाहिए कि अपने आप से शेयर करना चाहिए बिना कहे। ठीक है, वैसे इसी को सपोर्ट करने के लिए उस समय क्या था, यानी छोटे छोटे संगठनों की जरूरत थी, वैसे मुझे भी मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम्हें जरूरत है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मुझे विकास के लिए तुम्हारी जरूरत है, मेरे विकास के लिए तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। सीधी सी बात है। तो आप समझ सकते हो यार, करो यार थोड़ी मदद ना। तो सीधी सी बात, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका हो। उसके बाद राज्य मंत्री परिषद से एक मंत्री पंचायती राज व्यवस्था को देखरेख के लिए हो, यानी जो भारत में जो राज्य है, यानी एक स्टेट भारत है, भारत में कई सारे स्टेट होंगे, उस स्टेट मान लो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में जो राज्य मंत्री परिषद है, यानी जो मंत्री परिषद है उत्तर प्रदेश की, जो विधानमंडल का मंत्री परिषद है, उसमें से एक मंत्री हो जो पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए हो, यानी उसमें से एक मंत्री की नियुक्ति की जाए जो सिर्फ और क्या उनका कार्य हो? पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के कार्य हो। ठीक है, ये व्यवस्था बताई गई। उसके बाद क्या बताया गया? जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति यानी एससी, हाँ, अनुसूचित जात यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ठीक है, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के स्थान आरक्षित, यानी सीधी सी बात, जनसंख्या के आधार पर गांवों में अगर एससी और एसटी के जनजात के आधार पर स्थान आरक्षित हो, सीधी सी बात है। और जो 14वीं जो और अंतिम बात क्या बताएगी? संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। और इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। ये कब आती रिपोर्ट? 1977 में आती। प्रभावी देखो कितने दिन बाद, लेकिन कुछ चीजों का होकर लेकर हुआ। अब इसका निष्कर्ष, इतनी बात समझ में आई कि ये जो संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए वो एटलीस्ट बाद में मिल भी जाती है। कब मिलती है? तो 1992 में ही मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद मिलती है, लेकिन मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में? बोलो हाँ। अब देखो, ये तो थी इसकी जो प्रमुख सिफारिशें, लेकिन क्या इसकी जो सिफारिशें थी लागू हुई? ये भी तो हमें जानना है ना, क्योंकि मैंने बलवंत राय मेहता समिति की बता दी 1958 में लागू हो गई। ठीक है, 1 अप्रैल 1958 से लागू हो गई, लेकिन 1977 में जो अशोक मेहता समिति आती है, क्या इसकी सिफारिशें जो 132 सिफारिशें हुई तो लागू हुई? उनके बारे में भी जानना है, तो चलो जानते हैं। देखो आप बताएं, जो अशोक मेहता समिति 1977 में, दुर्भाग्य कहें कुछ भी कहें, दुर्भाग्यवश इस समय क्या होता है, जब ये रिपोर्ट का समिति का अपना कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, उसी के कुछ समय पहले क्या
हो जाता है, उसी के कुछ समय पहले जनता पार्टी की सरकार को भंग हो जाती है। यानी जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो अशोक मेहता समिति की गठन करती है, वो भंग हो जाती है। तो इसकी समिति की जो सिफारिशें थी वो लागू हो नहीं पाती हैं, वो सही रूप से केंद्रीय स्तर पर प्रभावी नहीं हो पाती हैं। जब केंद्रीय स्तर पर प्रभावी नहीं हो पाती हैं तो क्या होगा, यानी ये समिति लागू नहीं होगी। हालांकि फिर भी इसमें 3 राज्य बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, एक तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा कौन, आपका कर्नाटक, दूसरा कौन, कर्नाटक, और तीसरा जो आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य जो होते हैं, ये अशोक मेहता समिति से कुछ चीजों को उठाते हैं और अपने राज्य में लागू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बलवंत राय मेहता वाली समिति में कि जो इसका जो पूरी जितनी समस्याएं हैं, जो भी होगा वो राज्य के ऊपर, राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड होगा कि वो लागू करेंगी या नहीं करेंगी। इतनी बात समझ में आई थी ना। बलवंत राय मेहता वाली समिति जो पहली थी, जो त्रिस्तरीय थी, तो वो चीज है कि इन्होंने क्या किया, ये 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश थे, जो अशोक मेहता समिति कुछ सिफारिशों को अपने स्टेट में लागू करते हैं, यानी अपने स्टेट की जो पंचायती राज व्यवस्था है वहां पे लागू करते हैं। लेकिन संपूर्ण भारत में ये केंद्रीय स्तर पे कार्य नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जनता दल की जो सरकार थी वो भंग हो जाती है। जब भंग हो जाती है तो वो कहां से लागू होगी, इतनी बात समझ में आई। यानी कि अशोक मेहता समिति जो 132 सिफारिशें देती है, उनमें से तो लागू तो भारत स्तर पे नहीं हो पाती, सिर्फ 3 प्रदेशों में, यानी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कुछ सिफारिशों को लागू किया जा सकता है, ठीक है। वो स्टेट जो होते स्वतंत्र होते, वो अपने हिसाब से लागू करते, ठीक, कुछ सिफारिशों को, ठीक है। तो ये थी आपकी अशोक मेहता समिति। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय।